नाइटिंगेल बाय क्रिस्टीन हैना। चैप्टर 12। नवंबर के आखिर की एक खास तौर पर सर्द सुबह वियान की आंख आंसुओं के साथ खुली। वो एक बार फिर एंटवान का ख्वाब देख रही थी। एक आह भरते हुए वो बिस्तर से आहिस्ता से निकली ताकि सोफी की नींद में खलल न आए। वियान ने मुकम्मल कपड़े पहनकर ही नींद ली थी। एक ऊनी बनियान, लंबी आस्तीनों वाला स्वेटर, ऊनी मोजे, फ्लैलेन की पतलून, एंटवान के पुरानी जिसे काटकर उसके नाप के मुताबिक किया गया था, और एक ऊनी टोपी और दस्ताने। अभी तो क्रिसमस भी नहीं आया था और तह बतह लिबास पहनना मामूल बन चुका था। उसने एक और कार्डिगन पहना, लेकिन फिर भी उसे सर्दी लग रही थी। उसने दस्तानों में लिपटे हाथों से गद्दे के पाइंती में छिपी हुई वो चमड़े की थैली निकाली जो एंटवान उसके लिए छोड़ गया था। उसमें अब ज्यादा रकम बाकी न थी। जल्द ही उन्हें सिर्फ उसकी उस्ताद की तनख्वाह पर गुजारा करना पड़ेगा। उसने पैसे वापस रख दिए। सर्दियों की शिद्दत के बाद ये रकम गिनना उसकी एक आदत बन गई थी और नीचे चली गई। अब कुछ भी काफी नहीं होता था। रातों को पानी की नालियां जम जाती थीं और दोपहर तक पानी नहीं आता था। वियान ने चूल्हे और फायरप्लेस के करीब पानी से भरे बाल्टियां रखनी शुरू कर दी थी ताकि धुलाई का काम हो सके। गैस और बिजली कमयाब थीं और उनका बिल अदा करने के पैसे भी कम थे, इसलिए वो उनके इस्तेमाल में बहुत मोहतात हो गई थी। उसके चूल्हे की आग इतनी मध्यम थी कि बमुश्किल पानी उबालती थी। वो कम ही रोशनी जलाते थे। उसने आग जलाई और खुद को एक भारी रजाई में लपेटकर दीवान पर बैठ गई। उसके पास एक ऊन की थैली थी जो उसने अपने एक पुराने स्वेटर को उधेड़कर जमा की थी। वो क्रिसमस के लिए सोफी के लिए मफलर बुन रही थी और यही सुबह के इब्तिदाई घंटे वही वाहिद वक्त थे जो उसे मयस्सर थे। घर की दरारों से आने वाली चरचराहट के सिवा कोई आवाज न थी। वो हल्के नीले रंग के ऊन पर तवज्जो मरकूज किए रही और देखती रही कि बुनाई की सिलाइयां किस तरह नर्म धागे में से अंदर बाहर जाती हैं और हर लम्हा एक नई चीज वजूद में आ रही है जो पहले नहीं थी। ये मामूली सा लेकिन मानूस सुबह का अमल उसके आसाब को सुकून देता था। अगर वो अपने ख्यालात को बहकने देती तो शायद अपनी माँ को याद करती जो उसके पास बैठी होती और उसे सिखाती, कहती, एक बुन, दो उधेड़, बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत। या फिर एंटवान को जो सीढ़ियों से उतरता जोराबों में मुस्कुराता हुआ पूछता कि वो उसके लिए क्या बना रही है। एंटवान। अचानक सामने का दरवाजा आहिस्ता से खुला और उसके साथ बर्फीली हवा का झोंका और कुछ खजा रसीदा पत्ते अंदर आ गए। इजाबेल अंदर दाखिल हुई, एंटवान का पुराना ऊनी कोट पहने, घुटने तक आते लंबे जूते और एक लंबा मफलर जो उसके सर और गर्दन के गिर्द लपटा हुआ था। सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थीं। उसने वियान को देखा और रुक गई। ओह, तुम जाग गई हो। उसने मफलर खोला और कोट लटका दिया। उसके चेहरे पर मौजूद शर्मिंदा सी झलक वाज़ेह थी। मैं मुर्गियों को देखने गई थी। वियान के हाथ रुक गए, सिलाइयां थम गईं। तो मुझे बेहतर है सच बता दो, वो कौन है, वो लड़का जिसे तुम छुप छुप कर मिलने जाती हो? इतनी सर्दी में भला कौन किसी लड़के से मिलने जाएगा? वियान के पास आई, उसे खींचकर उठाकर आग के नजदीक ले गई। अचानक मिलने वाली हरारत से वियान कांप गई। उसे एहसास भी न हुआ था कि वो कितनी सर्द हो चुकी है। तुम, उसने कहा और हैरत से मुस्कुरा दी, तुम सर्दी में किसी लड़के से मिलने छुपकर जा सकती हो? वो लड़का कोई खास ही होना चाहिए, मशद क्लार्क गेबल। सोफी दौड़कर कमरे में आई और वियान से लिपट गई। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, उसने कहा और अपने हाथ आग की तरफ बढ़ाए। एक खूबसूरत और प्यार भरे लम्हे के लिए वियान अपनी सारी फिक्रें भूल गई। फिर इजाबेल ने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे कसाब के कतार में सबसे पहले पहुंचना है। जाने से पहले कुछ खा लो, वियान ने कहा, मेरा हिस्सा सोफी को दे देना। इजाबेल ने जवाब दिया, अपना कोट दोबारा पहना और मफलर को दोबारा सर के गिर्द लपेट लिया। वियान ने अपनी बहन को दरवाजे तक छोड़ा, उसे अंधेरे में निकलते देखा, फिर खुद बावर्ची खाने में वापस गई। तेल का लैम्प जलाया और तहखाने की तरफ गई, जहां पथरीली दीवार के साथ शेल्फें लगी हुई थीं। 2 साल पहले ये पैंट्री हर तरह के जखायर से भरी होती थी। राख में धोए गए हैम, बतख की चर्बी के मर्तबान, सॉसेजेस के लपटे हुए गुच्छे, पुरानी शैंपेन, सिरका की बोतलें, सार्डीन के डब्बे, जैम के जार। अब सिर्फ थोड़ी सी चिकोरी कॉफी बची थी। शक्कर की आखिरी मिकदार शीशे के मर्तबान में सफेद चमकदार तय की सूरत में रह गई थी और आटा सोने से ज्यादा कीमती हो चुका था। खुदा का शुक्र है कि बागीचे में सब्जियां अच्छी पैदा हुई थी, हालांकि जंगी पनाह गजीनों ने सब कुछ तबाह कर दिया था। उसने हर किस्म के फल और सब्जियां महफूज कर ली थीं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। वियान ने हाथ बढ़ाकर एक दलियादार डबल रोटी का टुकड़ा उठाया जो खराब होने के करीब था। बढ़ती हुई बच्चियों के नाश्ते के लिए एक उबला अंडा और टोस्ट का टुकड़ा, कुछ खास नहीं, मगर हालात इससे भी बदतर हो सकते थे। मुझे और चाहिए,
सोफी ने कहा जब वो खा चुकी। मैं नहीं दे सकती, व्यान ने कहा। जर्मन हमारे सारे खाने ले जा रहे हैं, सोफी ने कहा, बिल्कुल उसी लम्हे जब बेक अपने कमरे से निकला, अपने सुरमई सब्ज वर्दी में। सोफी, व्यान ने सख्त लहजे में कहा। खैर ये सच है छोटी बीबी कि हम जर्मन सिपाही फ्रांस की पैदा किया खुराक का बड़ा हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जो लोग जंग लड़ रहे हैं उन्हें खाना तो चाहिए ना। सोफी ने उसे घूर कर देखा। क्या सबको खाने की जरूरत नहीं होती? हाँ मैमजेल, और हम जर्मन सिर्फ लेते नहीं, अपने दोस्तों को लौटाते भी हैं। उसने अपनी वर्दी की जेब से एक चॉकलेट निकाली। चॉकलेट? सोफी नहीं, व्यान ने कहा, मगर बेक सोफी को अपनी बातों से महसूस कर रहा था। उसने चॉकलेट को हाथ की चालाकी से गायब और फिर जाहिर किया। आखिरकार उसने वो चॉकलेट सोफी को दे दी, जो खुशी से चीखी और रैपर फाड़ दिया। बेक व्यान के करीब आया। तुम आज कुछ उदास लग रही हो, उसने आहिस्तगी से कहा। व्यान को समझ न आया क्या जवाब दे। वो मुस्कुराया और चला गया। बाहर उसकी मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई और दूर निकल गई। ये बहुत मजे की चॉकलेट थी, सोफी ने लब चाटते हुए कहा। जानती हो, अगर हर रात थोड़ा थोड़ा खाती तो ज्यादा बेहतर होता, और मुझे ये भी याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि बांटने का भी अपना मजा होता है। ताती अजाबिल कहती है कि दबकर जीने से बेहतर है बहादुरी से जीना। वो कहती है कि अगर तुम पहाड़ से छलांग लगाओ तो गिरने से पहले कुछ लम्हे उड़ तो लोगी। हाँ, ये तो अजाबिल जैसी बात है। शायद तुम मुझसे पूछो कि उसने कलाई कैसे तोड़ ली थी जब वो उस दरख्त से कूद गई थी जिस पर चढ़ना ही नहीं चाहिए था। चलो अब स्कूल चलें। बाहर वो कीचड़ और बर्फ से अटे रास्ते के किनारे खड़े होकर रेचल और बच्चों का इंतजार करने लगी। फिर सब एक साथ लंबे सर्द रास्ते पर स्कूल की तरफ चल पड़े। 4 दिन पहले मेरी कॉफी खत्म हो गई थी, अगर तुम सोच रही हो कि मैं इतने दिनों से चिड़चिड़ी क्यों हो गई हूँ। वैसे तो आजकल मैं ही ज्यादा गुस्से में रहती हूँ। व्यान ने रेचल से इख्तलाफ की उम्मीद की, मगर रेचल इसे इतना जानती थी कि समझ गई कि बात सादा नहीं है। वो बात यह है कि मेरे जहन में कुछ चल रहा है। वो फेरिस्त, उसने हफ्तों पहले कुछ नाम लिखे थे और अब तक कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी फिक्र दिल से नहीं जाती थी। एंटोन, भूख, सर्दी से मर जाना। रेचल मुस्कुराई। इस हफ्ते कौन सी छोटी परेशानी ने तुम्हें परेशान किए रखा है? स्कूल की घंटी बजी। जल्दी करो मम्मा, देर हो रही है। सोफी ने उसका बाजू पकड़कर आगे खींचा। व्यान ने खुद को पथरीली सीढ़ियों कर खींचते हुए महसूस किया। वो सोफी और सारा व्यान के क्लासरूम में दाखिल हुई, जो पहले ही तलेबा से भरा हुआ था। आप देर से आई मैडम मोरियाक, ये एक सजा पॉइंट बनता है। सब हंसने लगे। व्यान ने अपना कोट उतारा और टांग दिया। तुम हमेशा की तरह बहुत मजाकिया हो जाइल्स, देखते हैं हंसी तुम्हारी कब जाती है। जब हम स्पेलिंग टेस्ट लेंगे। इस बार सबने कराहना शुरू कर दिया और व्यान उनके उतरे हुए चेहरों पर मुस्कुरा दी। वो सब इतने दिल गिरफ्तार लग रहे थे कि दिल पसीज जाता। ऐसे सर्द और तारीक कमरे में जहां रोशनी इतनी ना थी कि साए भी मिटाए जा सके, कुछ और महसूस करना मुमकिन ही ना था। ओह कुछ नहीं, सुबह काफी ठंड है, शायद एक खेल ही हमें गर्म रखेगी लिए। कमरा खुशी से गूंज उठा। व्यान के पास बमुश्किल इतना वक्त था कि वो कोट संभालते जब बच्चों की हंसती हुई भीड़ उसे क्लास से बाहर बहा ले गई। वो अभी बाहर आए ही थे कि व्यान ने गाड़ियों के गड़गड़ाहट का आवाज सुनी जो स्कूल की तरफ आ रही थी। बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। अब तो वो सिर्फ हवाई जहाजों पर ही ध्यान देते थे और खेलते रहे। व्यान इमारत के आखिर तक गई और कोने से झांक कर देखा। एक काली मर्सिडीज बेंज धूल उड़ाते हुए रास्ते पर चढ़ाई, जिसके बम्परों पर छोटे छोटे नाजी झंडे सर्द हवा में लहरा रहे थे। इसके पीछे एक फ्रांसीसी पुलिस की गाड़ी थी। बच्चों, व्यान ने सहन की तरफ भागते हुए कहा, इधर आओ, मेरे पास खड़े हो जाओ। 2 आदमी कोने से निकलकर सामने आए। एक को व्यान ने पहले कभी नहीं देखा था। वो एक लंबा, नफीस और कुछ नरनी सा सुनहरे बालों वाला मर्द था, जो लंबा काला चमड़े का कोट पहने हुए था और उसके बूट चमक रहे थे। उसके कॉलर पर आयरन क्रॉस का निशान था। दूसरा मर्द व्यान जानती थी, वो सालों से कारिवो में पुलिस में था। पॉल ज्वेलर। अंतवान अक्सर कहता था कि इसमें बुजदिली और बदमिजाजी का अंसर है। मैडम मोरियक, फ्रांसीसी पुलिस वाले ने सरसरी तौर पर सर हिलाया। उसकी आंखों की चमक उसे अच्छी नहीं लगी। वो उन्हें उन लड़कों की याद दिलाती थी जो किसी कमजोर बच्चे को छेड़ने से पहले एक दूसरे को देखते हैं। बुंजूर पॉल, हम यहाँ आपके कुछ साथियों के लिए आए हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है मैडम। फेहरिस्त, आप मेरे साथियों से क्या चाहते हैं? व्यान ने खुद को पूछते सुना, मगर उसकी आवाज बहुत मध्यम थी जबकि बच्चे खामोश खड़े थे। आज कुछ असातिजा को बर्खास्त किया जाएगा। बर्खास्त? क्यों? नाजी अफसर ने अपने सफेद हाथ को ऐसे झटका जैसे मक्खी उड़ा रहा हो। यहूदी, कम्युनिस्ट, फ्री मेसन और दीगर लोग, उसने हकारत से कहा, जिन्हें अब स्कूल में पढ़ाने या सरकारी नौकरियां करने की इजाजत नहीं है। लेकिन
नाजी ने फ्रांसीसी पुलिस वाले की तरफ देखा और दोनों बैक वक्त मुड़कर स्कूल की इमारत में दाखिल हो गए। मैडम मोरियाक, किसी ने उसकी आस्तीन खींचते हुए कहा। मम्मा, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? गाइल्स बोला। कमबख्त, नाजी हरामजादे। वियान को उसकी जबान पर डांटना चाहिए था, लेकिन वो तो सिर्फ उस फहरिस्त के बारे में सोच रही थी जो उसने बेक को दी थी। वियान ने घंटों जमीर की कश्मकश में गुजारे। उसने दिन का ज्यादातर वक्त पढ़ाते हुए गुजारा, अगरचे उसे याद नहीं था कि कैसे। उसके जहन में सिर्फ वो नजर बसी हुई थी जो रेचल ने उसे दी थी जब वो बरतरफ शुदा असातिजा के साथ स्कूल से बाहर निकली थी। आखिरकार दोपहर को, हालांकि स्कूल में अमला कम था, वियान ने एक और टीचर से अपनी क्लास संभालने को कहा। अब वो शहर के मरकजी चौक के किनारे खड़ी थी। रास्ते भर उसने सोचा था कि वो क्या कहेगी, मगर जैसे ही उसने होटल द विले की छत पर लहराता हुआ नाजी झंडा देखा, उसकी हिम्मत लरस गई। जहां भी उसकी नजर गई, जर्मन सिपाही मौजूद थे, जो जोड़ों में चल रहे थे, खूबसूरत और फरबा घोड़ों पर सवार थे या चमचमाती सियाह सित्रोइन कारों में सड़कों पर दौड़ रहे थे। चौक के पार एक नाजी सिपाही ने सीटी बजाई और अपनी राइफल की नोक से एक बूढ़े आदमी को घुटनों के बल झुका दिया। चलो वियान। वो पथरीली सीढ़ियां चढ़कर बंद बलूत के दरवाजे तक पहुंची, जहां एक नौउम्र मुहाफिज ने उसे रोका और मकसद पूछा। मैं कप्तान बेक से मिलने आई हूं, उसने कहा। आहा। मुहाफिज ने दरवाजा खोला और पथरीली चौड़ी सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, 2 उंगलियां दिखाते हुए। वियान टाउन हॉल के मरकजी कमरे में दाखिल हुई। वहां वर्दियों में मलबूस मर्दों का हजूम था। उसने किसी से आंख मिलाने की कोशिश नहीं की और जल्दी से लॉबी अबूर करके सीढ़ियां चढ़ने लगी, जहां पर फ्यूरर की बड़ी सी तस्वीर दीवार पर लगी थी। दूसरी मंजिल पर उसने एक फौजी को देखकर कहा, कप्तान बेक सिल्वू प्ले? जी मैडम। उसने उसे राहदारी के आखिर में एक दरवाजे तक पहुंचाया और आदाब से दस्तक दी। अंदर से जवाब आया तो उसने दरवाजा खोल दिया। बेक एक स्याह और सुनहरी नक्शो निगार वाले मेज के पीछे बैठा था, जो यकीनन इलाके के किसी शालीन घर से लाया गया था। उसके पीछे हिटलर की तस्वीर और नक्शे दीवारों पर चिस्पां थे। मेज पर एक टाइपराइटर और रोनो मशीन थी। कमरे के एक कोने में जब्त शुदा सामान का ढेर लगा हुआ था। रेडियो, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफदेह चीज खाने का जखीरा था। खाने के डब्बे, खुश्क किए हुए गोश्त के अंबार और पनीर के पहियों के ढेर पिछली दीवार के साथ लगे हुए थे। मैडम मोरियाक, कितना खुशगवार सरप्राइज है, वो जल्दी से उठते हुए बोला। वो उसके तरफ आया। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये उन असातिजा के बारे में है जिन्हें आपने स्कूल से निकाल दिया। मैंने नहीं मैडम। वियान ने पीछे खुले दरवाजे की तरफ देखा और उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए धीमी आवाज में कहा, आपने मुझे कहा था कि ये नाम सिर्फ एक दफ्तरी फहरिस्त का हिस्सा है। मैं अफसोस करता हूँ, वाकई मुझे जो बताया गया मैंने वही कहा। हमें उनकी स्कूल में जरूरत है। आपका यहाँ आना शायद खतरनाक है। वो उसके करीब आ गया। आप नहीं चाहते कि लोग आपकी तरफ तवज्जो दें, मैडम मोरियाक, खास तौर पर यहाँ। एक आदमी है। उसने दरवाजे की तरफ देखा और खामोश हो गया। चली जाएं मैडम। काश आपने मुझसे कुछ न कहा होता। मैं भी यही चाहता हूँ मैडम। उसने समझदारी से उसे देखा। अब जाइए, बराहे मेहरबानी, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। वियान ने कैप्टन बेक, वो सारा खाना और फ्यूरर की तस्वीर को पीछे छोड़ते हुए उसके ऑफिस से निकल आई। सीढ़ियां उतरते हुए उसे एहसास हुआ कि जर्मन सिपाही उसे देख रहे हैं, एक दूसरे को मुस्कुराकर गोया मजाक कर रहे हों कि एक और फ्रांसीसी औरत किसी जर्मन फौजी के दिल की शिकार हुई है। लेकिन जब वो धूप में बाहर निकली, तब उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ। चौक में या उसके आसपास कई औरतें मौजूद थीं और उन्होंने वियान को नाजियों की इमारत से निकलते देख लिया। उनमें से एक औरत इजाबेल थी। वियान तेजी से सीढ़ियां उतरकर बेकर की बीवी हेलेन रॉयल की तरफ बड़ी तेजी से दौड़ी। ताल्लुकात बना रही हैं मैडम मोरियाक, हेलेन ने तंजिया लहजे में कहा जब वियान उसके पास से गुजरी। इजाबेल एकदम दौड़कर उसकी तरफ आ रही थी। वियान ने थके हुए अंदाज में सांस ली और रुक गई, अपनी बहन का इंतजार करने लगी। तुम वहां क्या कर रही थी? इजाबेल ने मुतालबा किया। इसकी आवाज कुछ ज्यादा बुलंद थी, या शायद सिर्फ वियान को ऐसी लगी। आज उन्होंने असातिजा को निकाल दिया। नहीं, सबको नहीं, सिर्फ यहूदी, फ्रीमेसन और कम्युनिस्टों को। वो मंजर फिर जहन में उभरा, जिसने उसे बीमार सा कर दिया। इसे स्कूल के संसान राहदारी की खामोशी याद आई और उन असातिजा के उलझन जो बाकी रह गए थे। किसी को नहीं मालूम था कि क्या करें, नाजियों की मुखालिफत कैसे करें, सिर्फ उन्हें, है ना? इजाबेल ने कहा। इसका चेहरा सख्त हो गया। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि सबको नहीं निकाला।
अपनी बातें भी उसे कमजोर महसूस हुई। सुनाचे वो खामोश हो गई। और ये तुम्हारे वहां मौजूद होने की वजाहत नहीं करता। मैंने सोचा कैप्टन बेक हमारी मदद कर सकता है, रेचल की मदद कर सकता है। तुमने बेक से मदद मांगी? मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। फ्रांसीसी औरतें नाजियों से मदद नहीं मांगती वियान, खुदा की कसम, तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए। मुझे मालूम है, वियान ने जिद से कहा, लेकिन क्या? वियान मजीद बर्दाश्त न कर सके। मैंने उसे नामों की एक फहरिस्त दी थी। इज़ाबेल साकित हो गई। एक लम्हे के लिए तो ऐसा लगा जैसे वो सांस भी नहीं ले रही। उसकी नज़र वियान पर ऐसी थी जैसे थप्पड़ मार दिया हो। तुम ये कैसे कर सकती हो? क्या तुमने रेचल का नाम भी दिया? मुझे मालूम नहीं था, वियान हकलाते हुए बोली। मुझे क्या पता होता? उसने कहा था ये सिर्फ दफ्तरी काम है। उसने इज़ाबेल का हाथ थाम लिया। मुझे माफ़ कर दो इज़ाबेल, वाकई मुझे मालूम नहीं था। ये मेरी माफ़ी नहीं जिसकी तुम्हें ज़रूरत है वियान। वियान को शर्मिंदगी ने घेर लिया, एक ऐसी शर्मिंदगी जो रूह को चीर डाले। वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती थी? और अब वो क्या कर सकती थी? उसने अपनी घड़ी देखी। क्लासेस ख़त्म होने वाली थी। स्कूल जाओ वियान ने कहा। सूफ़ी और सारा को लेकर घर ले जाओ, मुझे एक काम करना है। जो भी है, उम्मीद है तुमने अच्छी तरह सोचा होगा। जाओ, वियान ने थके हुए लहजे में कहा। सेंट रा का चैपल एक छोटा सा पथरीला नॉर्मन चर्च था जो शहर के किनारे वाक़ था। उसके पीछे कुरोने वुस्ता की दीवारों के अंदर सेंट जोसेफ के सिस्टर्स का कन्वेंट था, जहाँ की रहबात एक यतीम खाना और स्कूल चलाती थी। वियान चर्च के अंदर दाखिल हुई। उसके कदमों की आवाज़ें ठंडे पत्थर के फर्श पर गूंजने लगीं। उसकी सांस की भाप हवा में उभरी। उसने थोड़ी देर के लिए अपने दस्ताने उतारे ताकि मुक़द्दस पानी से उंगलियां छू सके। उसने सलीब का निशान बनाया और एक खाली बेंच पर जा बैठी। फिर घुटने टेक कर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की, सर झुकाकर दुआ में मशगूल हो गई। उसे रहनुमाई की ज़रूरत थी और मुआफ़ी की, लेकिन अपनी ज़िंदगी में पहली बार वो अपनी दुआ के लिए अल्फाज ही न ढूंढ सकी। वो कैसे मुआफ़ की जा सकती थी इतने बेवकूफ़ाना और लापरवाही के अमल पर? खुदा उसके खौफ और जुर्म को ज़रूर देखेगा और वो ही उसका फ़ैसला करेगा। उसने अपने जुड़े हुए हाथ नीचे किए और लकड़ी की बेंच पर वापस बैठ गई। वियान मोरियाक, क्या ये तुम हो? मदर सुपीरियर मैरी उसके पास आकर बैठ गईं। वो खामोशी से इंतज़ार करती रहीं कि वियान कुछ बोले। उनके दरमियान ये रिश्ता हमेशा से ऐसा ही था। जब वियान पहली बार मदर सुपीरियर के पास मशवरा लेने आई थी तो वो सिर्फ 16 साल की थी और हामिला थी। उसी मदर ने उसे तसल्ली दी थी जब पापा ने उसे बाइसे शर्म करार दिया था। उसी ने जल्दी शादी का बंदोबस्त किया था और पापा को मनाकर ली जार्दैन में वियान और अंतवान को जगह दिलवाई थी। उसी ने वियान को बताया था कि बच्चा हमेशा मोजज़ा होता है और कि जवान मोहब्बत कायम रह सकती है। आप जानती हैं कि मेरे घर में एक जर्मन सिपाही मुकीम है। वो तो हर बड़े घर में और तमाम होटलों में मौजूद है। उसने मुझसे पूछा कि स्कूल में कौन से उस्ताद यहूदी, कम्युनिस्ट या फ्री मेसन्स हैं। और तुमने उसे जवाब दिया? इससे मैं वाकई वही बेवकूफ़ साबित हुई जो इज़ाबेल मुझे कहती है ना? तुम बेवकूफ़ नहीं हो वियान। उसने नरमी से वियान की तरफ देखा। और तुम्हारी बहन जल्दी फैसला करती है। मुझे ये बात अच्छी तरह याद है। मैं खुद से ये सवाल करती हूँ कि अगर मैं उन्हें ना भी बताती तो क्या वो ये नाम ढूंढ ना लेते? वो पूरे कस्बे में यहूदियों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। क्या तुम्हें इसका इल्म नहीं? मिस ये पिनवार अब पोस्ट मास्टर नहीं रहे और जज ब्रियास को भी हटा दिया गया है। मुझे पेरिस से इतला मिली है कि कॉलेज 7 की हेड मिस्ट्रेस को जबरन इस्तीफा देना पड़ा है और पेरिस ओपेरा की तमाम यहूदी सिंगराओं को भी निकाल दिया गया है। हो सकता है उन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो सकता है ना हो, लेकिन यकीनन वो ये नाम तुम्हारे बगैर भी ढूंढ लेते। मदर ने नरमी मगर सख्ती से कहा। लेकिन असल बात ये नहीं है। क्या मतलब? मैं समझती हूँ कि जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ेगी हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत पड़ेगी। ये सवाल उनके बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में है। वियान की आंखों में आंसू उमड़ आए। अब मुझे कुछ समझ नहीं आता। एंदोइन हमेशा सब कुछ संभालता था। वेयरमाख्त और गेस्टापो से मैं नहीं निमट सकती। ये मत सोचो कि वो कौन है, ये सोचो कि तुम कौन हो और किन कुर्बानियों के साथ तुम जिंदा रह सकते हो और क्या चीज तुम्हें तोड़ देगी। सब कुछ मुझे तोड़ रहा है। मुझे इज़ाबेल की तरह होना चाहिए। वो हर चीज के बारे में इतनी पुरयकीन है। उसके लिए ये जंग बिल्कुल सियाहो सफेद है। उसे कुछ भी डरा नहीं रहा। इज़ाबेल को भी यकीनन एक दिन अपनी यकीन पर सवाल उठाना पड़ेगा। हम सबको पड़ेगा। मैं इससे पहले भी यहाँ थी, पहली जंग अजीम में। मुझे मालूम है कि मुश्किलात का आगाज अब हो रहा है। तुम्हें मजबूत रहना होगा।
खुदा पर यकीन रखकर? हाँ, यकीनन, लेकिन सिर्फ खुदा पर यकीन काफी नहीं होगा, सिर्फ दुआ और ईमान काफी नहीं होंगे। मुझे डर है। नेकी का रास्ता अक्सर खतरनाक होता है। तैयार हो जाओ वियान, ये तुम्हारी पहली आजमाइश है, इससे सीखो। मदर ने झुककर वियान को फिर से गले लगाया। वियान ने उसे मजबूती से थाम लिया। उसका चेहरा मदर के खुरदुरे ऊनी लबास से लगा रहा। जब वो पीछे हटी तो उसे कुछ सुकून महसूस हुआ। मदर सुपीरियर खड़ी हुई, वियान का हाथ थामा और उसे भी खड़ा किया। शायद तुम इस हफ्ते बच्चों को मिलने आ सको और उन्हें कोई सबक दे सको। जब तुमने उन्हें मसूरी सिखाई थी तो वो बहुत खुश थे। जैसा कि तुम समझ सकती हो, आजकल खाली पेटों की बहुत शिकायत है। खुदा का शुक्र है, सिस्टर्स के पास एक जबरदस्त बागीचा है और बकरियों का दूध और पनीर किसी नेमत से कम नहीं। लेकिन फिर भी। हाँ, वियान ने कहा। सब जानते थे कि खुराक की कमी सबसे ज्यादा बच्चों को महसूस होती है। तुम अकेली नहीं हो और तुम्ही को सब कुछ संभालने की जरूरत नहीं है, मदर ने नरमी से कहा। मदद मांगो जब जरूरत हो और मदद दो जब दे सको। मेरा मानना है कि हम इसी तरह अंधेरी घड़ियों में खुदा, एक दूसरे और खुद की खिदमत करते हैं। तुम्ही को सब कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। वियान ने रास्ते भर मदर की बातों पर गौर किया। वो हमेशा अपने ईमान में बड़ा सहारा महसूस करती थी। जब ममान ने खांसना शुरू किया था और फिर वो खांसी बढ़कर खूनी बलगम में बदल गई थी, तब वियान ने खुदा से सब कुछ मांगा था। मदद, रहनुमाई, मौत से बचने का कोई रास्ता। 14 साल की उम्र में उसने खुदा से सब कुछ देने का वादा किया था, बस ममान को जिंदगी दे दे। लेकिन उसकी दुआएं कबूल न हुईं और खुदा की तरफ लौटकर वियान ने जो कुछ गुजरा था उसका सामना करने के लिए ताकत मांगी। उसकी तन्हाई, पापा की बेरंग, गस्से से भरी खामोशियां और नशे में धुत आतशफिशानी, इजाबेल की सिसकियां और जरूरतें, बार बार वो खुदा की तरफ लौट चुकी थी। मदद की दुआ करती, अपना ईमान पेश करती। वो ये मानना चाहती थी कि ना तो वो अकेली थी, ना ही वो सब कुछ संभालने वाली थी, बल्कि उसकी जिंदगी खुदा के मंसूबे के मुताबिक जारी थी, चाहे वो इसे समझ ना पाती। मगर अब वो उम्मीद इतनी हल्की और लचकदार महसूस हो रही थी जैसे टिन का बर्तन। वो अकेली थी और कोई और जिम्मेदारी नहीं ले रहा था सिवाय नाजियों के। उसने एक भयानक संगीन गलती की थी। वो उसे वापस नहीं ले सकती थी। चाहे वो कितनी ही उम्मीद करती कि ऐसा मौका मिले, वो इसे नहीं बदल सकती थी। लेकिन एक अच्छी औरत जिम्मेदारी कबूल करेगी और इल्जाम और माजरत खाही करेगी। जो कुछ भी वो थी या नहीं थी, जो भी उसकी कमजोरियां थी, वो एक अच्छी औरत बनने का इरादा रखती थी। और फिर वो जानती थी कि उसे क्या करना है। वो जानती थी, और फिर भी जब वो राचेल के कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो वो खुद को हरकत करने से रोक न सकी। उसके पैर भारी लग रहे थे और दिल इससे भी ज्यादा। उसने गहरा सांस लिया और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर कदमों की आवाज आई और फिर दरवाजा खुला। राचेल एक हाथ में अपने सोते हुए बच्चे को उठाए हुए थी और दूसरे कंधे पर एक जोड़ी डंगरी थी। वियान, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आओ अंदर आओ। वियान बुजदिली के आगे हार मानने वाली थी। ओ राचेल, मैं बस हाल अहवाल पूछने आई थी। लेकिन इसके बजाय उसने गहरा सांस लिया और अपनी दोस्त के पीछे पीछे घर में दाखिल हो गई। वो हमेशा की तरह आरामदेह कुर्सियों में से एक पर बैठ गई जो आग के पास रखी गई थी। आरी को ले लो, मैं तुम्हें कॉफी बनाती हूँ। वियान ने सोते हुए बच्चे को उठाया और अपनी बाहों में ले लिया। वो झुककर उसकी पीठ सहलाने लगी और उसके सर के पिछले हिस्से को चूमा। हमने सुना है कि रेड क्रॉस कैदियों के कैंप में कुछ सामान पहुंचा रही है, राचेल ने कुछ देर बाद कहा जब वो कमरे में आकर 2 कप कॉफी ले आई। उसने 1 कप वियान के करीब मेज पर रखा। लड़कियां कहाँ हैं? मेरे घर पर, इजाबेल के साथ। शायद वो बंदूक चलाना सीख रही हैं। रेचल हंस पड़ी। ऐसी महारतें सीखना ज्यादा बुरी बात नहीं है। उसने डंगरी अपने कंधे से उतारकर भूसे की टोकरी में फेंक दी जो उसकी सिलाई के सामान से भरी हुई थी। फिर वो वियान के सामने बैठ गई। वियान ने गहरी सांस ली और उस खुशबू को महसूस किया जो बच्चे की खुशबू थी। जब उसने आंखें उठाई तो राचेल उसे घूर रही थी। क्या ये एक ऐसी दिन है? उसने आहिस्ता से पूछा। वियान ने एक थोड़ी सी मुस्कुराहट दी। राचेल जानती थी कि वियान कभी कभार अपने खोए हुए बच्चों के गम में गमगीन होती थी और कितनी गहराई से वो मजीद बच्चे चाहती थी। जब राचेल लारी के साथ हामिला हुई थी तो उनके दरमियान थोड़ी सी कशमकश थी। ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी, क्योंकि राचेल के लिए खुशी थी और एक मामूली सी हसद का धागा भी था। नहीं, वियान ने कहा। उसने आहिस्ता से अपनी ठोड़ी उठाई और अपनी बेहतरीन दोस्त की आंखों में आंख डालकर कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? वियान ने सांस लिया। क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हमने पोस्ट कार्ड लिखे थे और कैप्टन बैक हमारी वापसी पर मेरे इंतजार में था? हाँ,
मैंने तुम्हें साथ जाने की पेशकश की थी। काश तुम मेरे साथ आ जाती। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता, वो बस तुम्हारे जाने तक इंतजार करता। राचेल लौटने लगी। क्या उसने? नहीं नहीं, वियान ने फौरन कहा, ऐसा नहीं था। वो उस दिन डाइनिंग टेबल पर काम कर रहा था, कुछ लिख रहा था। जब मैं वापस आई, उसने मुझसे नामों की एक फहरिस्त मांगी। वो जानना चाहता था कि स्कूल के कौन से उस्ताद यहूदी या कम्युनिस्ट हैं। वो रुकी। उसने हमजिन्स परस्तों और फ्री मेसन्स के बारे में भी पूछा, जैसे कि लोग ऐसी बातों के बारे में बात करते हैं। तुमने उसे बताया कि तुम्हें कुछ नहीं पता। शर्म ने वियान को नजरें हटाने पर मजबूर किया, मगर सिर्फ चंद लम्हे के लिए। उसने खुद से कहा, मैंने उसे तुम्हारा नाम दिया राचेल, दूसरे लोगों के साथ। राचेल एकदम बिल्कुल खामोश हो गई। उसके चेहरे से रंग उड़ गया और उसकी स्याह आंखें चमक उठीं। और उन्होंने हमें निकाल दिया। वियान ने सख्ती से लाभ घिटाते हुए सर हिलाया। राचेल उठकर वियान के सामने से बिना रुके गुजर गई, उसकी अपीलों को नजरअंदाज करते हुए कि ब्राह प्लीज राचेल कहते हुए उसे छूने से बचती हुई। वो अपने बेडरूम में जाकर दरवाजा जोर से बंद करके अंदर चली गई। वक्त सुस्त रवि से गुजरा, सांसों की अनबिया और पकड़ी हुई दुआओं के दरमियान और कुर्सी की आवाजों के साथ। वियान ने घड़ी के छोटे काले हाथों को एक एक करके आगे बढ़ते हुए देखा। उसने बच्चे की पीठ को वक्त के गुजरते मिनटों के साथ धीरे से सहलाया। आखिरकार दरवाजा खुला। राचेल कमरे में वापस आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, जैसे वो उन्हें हाथों से मरोड़ रही थी। उसके गालों पर इस्तिराब या गुस्से की वजह से धब्बे पड़े हुए थे, शायद दोनों की वजह से। उसकी आंखें रोने से सुर्ख हो गई थीं। मुझे बहुत अफसोस है वियान, उसने कहा, मुझे माफ कर दो। राचेल उसके सामने रुक गई, उस पर नजर डालते हुए। उसकी आंखों में गुस्सा चमका, फिर मध्यम हो गया और उसकी जगह मायूसी ने ले ली। हर कोई जानता है कि मैं यहूदी हूं। मैं हमेशा इस पर फख्र करती हूं। मुझे पता है, यही मैंने खुद से कहा। फिर भी मुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अफसोस है। मैं तुम्हें दुनिया के लिए तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि तुम ये जानती हो। यकीनन मुझे पता है राचेल, उसने धीरे से कहा। लेकिन वी, तुम्हें ज्यादा मोहतात होना होगा। मुझे पता है कि बेक जवान है, खूबसूरत है, दोस्ताना और मुहज्जिब है, लेकिन वो नाजी है और वो खतरनाक है। 1940 का सर्द का मौसम सबसे ज्यादा सर्द था जिसे कोई याद कर सकता था। बर्फ दिनों तक पड़ती रही, दरख्तों और खेतों को ढांकती हुई। बर्फ के टुकड़े दरख्तों की झुकी हुई शाखों पर चमक रहे थे। और फिर भी इजाबेल हर शुक्रवार सुबह सवेरे से कई घंटे पहले उठकर अपने दहशतगर्दी कागजात तकसीम करती थी, जैसे कि नाजिया बिन्हें कहते थे। पिछले हफ्ते का पंफलेट उत्तरी अफ्रीका में फौजी ऑपरेशनों की पैरवी करता था और फ्रांसीसी अवाम को ये आगाह करता था कि सर्दियों में खुराक की कमी बरतानी नाकेबंदियों की वजह से नहीं थी, बल्कि जर्मनियों की वजह से थी, जो फ्रांस की पैदावार को लूट रहे थे। इजाबेल कई महीनों से ये पंफलेट तकसीम कर रही थी और सच कहा जाए तो वो नहीं देख सकती थी कि इनका लोगों पर कोई खास असर पड़ रहा था। गांव के बहुत से लोग अभी भी पैटर्न की समर्थन करते थे। इससे भी ज्यादा लोग इस बारे में बेपरवाह थे। उसके पड़ोसियों की एक तशवीशनाक तादाद जर्मनियों को देखती और सोचती, सिर्फ लड़के हैं और जिंदगी के साथ सर झुकाए आगे बढ़ते जा रहे थे, बस खतरे से बचने की कोशिश कर रहे थे। नाजियों ने इन फ्लायर को नोटिस किया था। बिल्कुल, कुछ फ्रांसीसी मर्द और औरतें किसी भी बहाने से नाजियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहती थीं, और जो फ्लायर उन्होंने अपने खुतूत के डब्बे में पाए थे, उनको नाजियों तक पहुंचाना एक शुरुआत थी। इजाबेल जानती थी कि जर्मन वो लोग ढूंढ रहे हैं जो ये पंफलेट छापते और तकसीम करते हैं, लेकिन वो इतनी सख्ती से नहीं तलाश कर रहे थे, खास तौर पर उन बर्फीले दिनों में जब लंदन पर बमबारी के बारे में सब बात कर रहे थे। शायद जर्मन ये जानते थे कि कागज पर लिखे गए अल्फाज जंग का रुख नहीं मोड़ सकते। आज इजाबेल बिस्तर पर लेटी हुई थी। सोफी उसके साथ छोटी सी तलवार के पत्ते की तरह उसके साथ लेटी हुई थी और व्यान उसके दूसरे तरफ गहरी नींद में सो रही थी। तीनों अब व्यान के बिस्तर पर इकट्ठे सोते थे। पिछले महीने में उन्होंने बिस्तर पर जितने भी कंबल और लिहाफ मिले थे डाल दिए थे। इजाबेल अपने सांसों को सफ़ेद धुएं की शक्ल में उठते और गायब होते हुए देख रही थी। उसे मालूम था कि फर्श कितना सर्द होगा, हत्ता कि वो जो ऊन के मोजे सोते वक्त पहनती थी उनके बावजूद भी। उसे मालूम था कि ये दिन में आखिरी बार वो गर्म होगी। उसने खुद को मजबूत किया और कंबलों के ढेर से बाहर निकला। उसके साथ सोफी एक आह भरती हुई थी और अपनी माँ के जिस्म के करीब गर्मी के लिए मुड़ गई थी। जब इजाबेल के पांव फर्श पर आए तो उसकी टांगों में शदीद दर्द उठा। उसने चेहरा बदलते हुए और लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। सीढ़ियां हमेशा की तरह सुस्त थीं। उसके पांव इतने दर्द कर रहे थे, वो लानती चिलब्लेन्स थे। इस सर्दियों में सभी इनसे परेशान थे। कहा जाता था कि ये मक्खन और चर्बी की कमी की वजह से है, लेकिन इजाबेल जानती थी कि ये सर्द मौसम और मोज़ों में छेदों और जूतों के टूटने की वजह से था। वो आग जलाना चाहती थी,
कम से कम एक लम्हे की हरारत चाहती थी, लेकिन उनके पास आखिरी लकड़ियां थीं। जनवरी के आखिर में उन्होंने खेत के बांध के लकड़ियां निकालकर जलाना शुरू कर दिया था, साथ ही औजारों के डब्बे और पुरानी कुर्सियां और जो कुछ भी मिल सका। उसने अपने लिए उबाला हुआ पानी तैयार किया और पी लिया, ताकि हरारत और वजन उसके पेट को धोखा देकर उसे खाली न महसूस होने दे। उसने थोड़ा सा खुश्क रोटी खाया, अपने जिस्म को अखबार के कागज की एक तह में लपेटा, फिर एंटोन के कोट और अपने दस्ताने और जूते पहने। एक ऊन का मफलर उसने अपने सर और गर्दन के इर्द गिर्द लपेटा, और फिर भी जब वो बाहर कदम रखा तो सर्द हवा ने उसकी सांस रोक ली। उसने दरवाज़ा पीछे से बंद किया और बर्फ में चलते हुए बाहर निकली। उसके चिलब्लेन्स वाले पैर हर कदम पर धड़क रहे थे। उसकी उंगलियां फौरन सर्द हो गईं, यहाँ तक कि दस्तानों में भी। यहाँ बाहर इंतहाई खामोशी थी। वो घुटनों तक बर्फ में चलती हुई गेट तक पहुंची और उसे खोलकर सफ़ेद सड़क पर कदम रखा। सर्दी और बर्फ की वजह से उसके लिए अपने कागजात तकसीम करने में 3 घंटे लगे। इस हफ्ते का मवाद लंदन पर बमबारी के बारे में था। जर्मनों ने एक ही रात में 32,000 बम लंदन पर गिराए थे। जब सुबह हुई तो वो इतनी कमज़ोर थी जैसे बिना गोश्त का शोरबा। वो कसाब की दुकान पर पहली थी, मगर जल्द ही दूसरे लोग भी आ गए। 7 बजे कसाब की बीवी ने दुकान का दरवाज़ा खोला, खिड़की के दरवाजे को खोला और दरवाज़ा खोला। ऑक्टोपस, औरत ने कहा। इजाबेल ने मायूसी का एक झटका महसूस किया। क्या गोश्त नहीं है? फ्रांसीसियों के लिए नहीं मैडमोज़ेल। उसने पीछे से गोश्त की ख्वाहिश रखने वाली औरतों से गुर्रा नहट सुनी, और मजीद पीछे उन औरतों से जिन्हें ये भी नहीं पता था कि ऑक्टोपस मिलने की खुशकिस्मती होगी। इजाबेल ने कागज में लिपटा हुआ ऑक्टोपस लिया और दुकान से बाहर निकल गई। कम से कम उसे कुछ तो मिल गया। अब और कोई टिंड दूध नहीं मिलता था, न राशन कार्डों से और न ही स्याह बाजार में। 2 और घंटों की लाइन के बाद वो कुछ कैमेम्बर्ट हासिल करने में कामयाब हो गई। उसने अपने कीमती अशिया को अपने टोकरी में रखे गए भारी तौलिए से ढांप लिया और रुए विक्टर ह्यूगो की तरफ लंगड़ाते हुए चल पड़ी। जब वो एक कैफे के करीब से गुजरी जहां जर्मन सिपाही और फ्रांसीसी पुलिस वाले बैठे थे, तो उसने पकी हुई कॉफी और ताज़ा बेक्ड क्रोसेंट्स की खुशबू सुनी और उसका पेट गुर्राया। मैडम मज़ेल, एक फ्रांसीसी पुलिस वाले ने चुपचाप सर हिलाकर उससे कहा कि वो उसके रास्ते से हट जाए। उसने जगह बनाई और उससे देखा कि वो एक तर्कशुदा दुकान की खिड़की में एक पोस्टर लगा रहा था। पहला पोस्टर ये पढ़ रहा था, नोटिस, जासूसी के जुर्म में फायरिंग की गई। यहूदी जैकब मेनसार्ड, कम्युनिस्ट विक्टर यब्लॉन्स्की और यहूदी लुई डिव्र्यू। और दूसरा नोटिस, अब से तमाम फ्रांसीसी शहरी जो किसी भी जुर्म या खिलाफ वर्जी में गिरफ्तार होंगे, उन्हें यरगमाल समझा जाएगा। जब फ्रांस में जर्मनी के खिलाफ कोई दुश्मनी का अमल होगा तो यरगमालियों को गोली मार दी जाएगी। वो बेकसूर फ्रांसीसियों को कुछ भी नहीं करने पर गोली मार रहे हैं, उसने कहा। इतना मत घबराओ मैडमोज़ेल, ये इंतबाहात आप जैसी हसीन खवातीन के लिए नहीं हैं। इजाबेल ने उस मर्द को गहरी नज़र से देखा। वो जर्मनों से भी बदतर था, एक फ्रांसीसी जो अपने ही लोगों के साथ ऐसा कर रहा था। यही वो वजह थी जिसकी वजह से वो विशी हुकूमत से नफरत करती थी। खुद हुकूमती का क्या फ़ायदा अगर वो फ्रांस के निसफ हिस्से को नाजियों के कठपुतलियां बना दे? क्या आप बीमार हैं मैडमोज़ेल? कितनी तवज्जो देने वाला, कितनी फिक्रमंदी थी। अगर वो उसे गद्दार कहकर उसके मुंह पर थूकती तो वो क्या करता? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। उसने उसे सड़क पार करते हुए देखा। वो पुरएतमाद था। उसकी पीठ सीधी थी, उसकी टोपी उसके कटे हुए ब्राउन बालों पर सही तरीके से रखी हुई थी। कैफ़े में जर्मन सिपाहियों ने उसका इस्तकबाल किया, उसके पीछे पीछे आकर उसके कंधे पर थपकी दी और उसे अपने दरमियान ले आए। इजाबेल ने नफ़रत के साथ अपना रुख मोड़ लिया। उसी समय उसकी नज़र पड़ी। कैफ़े की साइड वाली दीवार के साथ एक चमकदार चांदी की बाइसिकल खड़ी थी। उसको देखकर उसने सोचा कि ये उसकी ज़िंदगी कैसे बदल देगी, उसका दुख कम करेगी अगर वो रोज़ाना शहर तक जाकर वापस आ सके। आमतौर पर एक बाइसिकल को कैफ़े में बैठे सिपाहियों की तरफ से महफूज रखा जाता, लेकिन इस बर्फ से ढके हुए सुबह में बाहर किसी मेज़ पर कोई नहीं था। ऐसा मत करो। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसके हाथों की हथेलियां दस्तानों के अंदर गर्म और नम हो गईं। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कसाब की दुकान में कतार में खड़ी औरतें कुछ नहीं देखने की कोशिश कर रही थीं और किसी से नज़र नहीं मिलाना चाह रही थीं। सड़क के पार कैफ़े की खिड़कियां धुंध में डूबी हुई थीं। अंदर मर्द जैतूनी रंग के साए थे।
कितने खुद पर एतमाद हैं। हम पर, उसने तल्खी से सोचा। फिर जो भी जब्त था वो खत्म हो गया। उसने अपनी टोकरी अपने पहलू के करीब रखी और बर्फ से फिसले हुए गली के पत्थरों पर लंगड़ाती हुई चल पड़ी। इस लम्हे में उसके एक कदम के साथ दुनिया जैसे उसके इर्द गिर्द धुंधला गई और वक्त स्लो हो गया। उसने अपनी सांस को सुना और उसे अपने मुंह के सामने सफ़ेद धुएं के फुल्लों की तरह देखा। इमारतें धुंधला गईं या सफ़ेद ढांचों में बदल गईं। बर्फ चमक उठी, यहाँ तक कि वो सिर्फ चांदी के हैंडल बार्स और 2 सियाह टायरों की चमक देख सकती थी। उसे मालूम था कि उसे ये काम एक ही तरीके से करना है, तेज़, बगैर एक नज़र उधर इधर देखे या अपने कदम को रोके। कहीं दूर कुत्ते भौंके। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। इज़ाबेल चलती रही। 5 कदम उसको बाइसिकल से दूर कर रहे थे। 4, 3, 2। उसने सड़क पर कदम रखा और बाइसिकल पकड़कर उस पर छलांग लगाई। वो गली के पत्थरों पर चलती हुई सड़क पर दौड़ने लगी। उसका चैसी रोड के खिंचने पर आवाज़ कर रहा था। वो कोने पर मुड़ी, लगभग गिर गई और फिर खुद को संभाला, सख्त पैडल करती हुई रूए ला ग्रैंड की तरफ। वहां उसने गली में मुड़कर बाइसिकल से उतरकर दरवाज़ा खटखटाया। 4 सख्त आवाज़ें। दरवाज़ा धीरे से खुला। हेनरी ने उसे देखा और मुंह बनाया। उसने अंदर धकेलकर खुद को अंदर कर लिया। छोटा सा मिलाप का कमरा बमुश्किल रोशन था। एक सिंगल तेल का चिराग एक मेज़ पर रखा हुआ था, जख्मी लकड़ी की मेज़। हेनरी यहाँ एक लौता व्यक्ति था। वो गोश्त और चर्बी के एक ट्रे से सॉसेज बना रहा था। उसके डोरों से लटकने वाली चर्बी की धारें दीवार पर लटक रही थी। कमरे में गोश्त, खून और सिगरेट के धुएं की बदबू आ रही थी। उसने बाइसिकल को अंदर खींचा और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। तो हेलो, उसने कहा, अपने हाथ एक तौलिए से साफ करते हुए। क्या हमने कोई मीटिंग बुलाई है जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं है? नहीं। उसने उसकी तरफ नज़र डाली। ये तुम्हारी बाइसिकल नहीं है, मैंने चुराई है, उनकी नाक के नीचे से। ये या थी एलीन डशाम की बाइसिकल। वो सबको छोड़कर अपने परिवार के साथ जब कब्ज़ा शुरू हुआ था, लियोन भाग गया था। हाल ही में मैंने एक एसएस सिपाही को इसे शहर में घूमते हुए देखा है। एसएस? इज़ाबेल की खुशी मांद पड़ गई। एसएस और उनकी वारवलता के बारे में बदसूरत अफवाहें सुनने को मिल रही थीं। शायद उसे ये सब सोच लेना चाहिए था। वो उसके करीब आया, इतना करीब कि वो उसके जिस्म के हरारत महसूस कर सकती थी। वो उसके साथ कभी अकेले नहीं रहे थे, ना ही इतना नज़दीक। उसने पहली बार देखा कि उसकी आंखें ना ही भूरी थीं, ना ही हरी, बल्कि एक मटियाला खाकी रंग था जो उसे गहरे जंगल में धुंध की याद दिलाता था। उसने उसकी भौं के करीब एक छोटा सा जख्म देखा जो या तो बहुत गहरा था या फिर बुरी तरह से सीकर बंद किया गया था, और उसने फौरन सोचा कि ऐसा कौन सा जीवन रहा होगा जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया, और कम्युनिज्म तक। वो उससे कम 1 दशक बड़ा था। हालांकि सच कहें तो वो कभी कभी उससे भी बड़ा लगता था, जैसे शायद उसने कोई बड़ा नुकसान झेला हो। तुम्हें इसे रंग ना होगा। मेरे पास रंग नहीं है, मेरे पास है। क्या तुम? एक बोसा, उसने कहा। एक बोसा? उसने ये बात वक्त गुजारने के लिए दोहराई। ये वो किस्म की बात थी जिसे वो हर्ब से पहले मामूल समझती थी। मर्द उसे चाहते थे, वो हमेशा ऐसा ही थी। वो ये वापस चाहती थी। हेनरी के साथ छेड़खानी करना और छेड़े जाने की इच्छा थी, फिर भी उसका विचार कुछ सोलम और थोड़ा सा खोया हुआ सा महसूस हुआ, जैसे अब बोसे का कोई मतलब ना हो और छेड़खानी का भी कम। क्या कोई और है? हेनरी ने उसकी तरफ बड़ी शिद्दत से देखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हेनरी ने उसके गाल को आहिस्तगी से छुआ। तुम झूठ बोल रही हो। इज़ाबेल ने हेनरी की तरफ से दी जाने वाली हर चीज़ के बारे में सोचा। वो था जिसने उसे फ्री फ्रेंच नेटवर्क में शामिल किया था और उसे एक मौका दिया था। वो था जिसने उस पर यकीन रखा था, और फिर जब उसने उसे बोसा दिया तो वो गैतंग के बारे में सोचने लगी। उसने मुझे नहीं चाहा, उसने कहा। ये पहली बार था जब उसने किसी को सच बताया। ये एतराफ़ उसे हैरान कुन लगा। अगर हालात मुख्तलिफ होते तो मैं तुम्हें इसे भूलने पर मजबूर कर देता, और मैं तुम्हें कोशिश करने देती। उसने देखा कि वो कैसे मुस्कुराया, उसमें दुख था। नीला? उसने एक तवक्कुफ के बाद कहा। नीला? ये वो रंग है जो मेरे पास है। इज़ाबेल मुस्कुराई। कितना मुनासिब है। बाद में जब वो बहुत कम खाने के लिए एक लाइन के बाद दूसरे लाइन में खड़ी थी, और फिर जब वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके घर ले जा रही थी, तो उसने उस बोसे के बारे में सोचा। जो बात वो बार बार सोच रही थी वो ये थी, काश